हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सना और आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, लाइफ प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के पर्सपेक्टिव से। उसका आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूट्रिशन इन एनिमल एक्चुअली 5 पार्ट्स में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। ठीक है, इसी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से होता है। वैसे देखा जाए तो फूड के बेसिस पे एनिमल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो कम्प्लीटली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कार्निवोर्स जो कम्प्लीटली दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, और ओमनीवोर्स यानी बोथ। तो अब हम लोग इसी में देखेंगे कि बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह सबसे पहले इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब हुआ हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी इनगल्फमेंट ऑफ फूड करते हैं, वो आता है आपका इंजेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाइजेशन, यानी फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, जो भी पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह हम लोग होते हैं के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो सब आता है इसके अंदर, यानी खाना पचने की प्रक्रिया। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा अब्जॉर्प्शन, यानी अब खाना पच गया है, अब पचने के बाद खाने का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा पूरे बॉडी में, जिसके बाद हम लोग उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे, क्योंकि खाने का मकसद तो बेसिकली एनर्जी गेन करना है, तो वो उसके लिए अब्जॉर्प्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अब खाना अब्जॉर्ब हो चुका है, अब ये जाएगा बॉडी के सारे पार्ट्स में, जहां जहां पे एनर्जी की जरूरत है, जहां जहां फूड की रिक्वायरमेंट है, उन सारी जगहों पे फूड को पहुंचाने के जो प्रोसीजर है उसमें आता है हमारा एसिमिलेशन। उसके बाद द लास्ट प्रोसीजर एजेशन, यानी अब हमारा खाना हो चुका है कंज्यूम, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा, जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा हमारी बॉडी से आउट। ठीक है, तो इन्हीं 5 प्रोसीजर्स में आता है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हम लोग आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करते हुए बाकी एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। एक एलिमेंट्री कनाल होता है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये थोड़ा बहुत पतला होता है, लेकिन वैसे तो मेरा डायग्राम एक्चुअली अच्छा है नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग पेपर पे डायग्राम वगैरह बनाओगे, बेसिकली एग्जाम में बनाओगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा, तो ज़्यादा घोच करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये दिखाना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, क्योंकि ये कॉइलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, उतना अपने को दिखाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बस इसको थोड़ा सा ऐसा दिखा देंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, ये बस एक रफ स्केच है जिससे हम बता सके कि हमको आइडिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी से, यहाँ जहाँ से हम इंजेशन यानी खाना हम लोग रिसीव करते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा ओएसोफेगस या फूड पाइप। आम भाषा में इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, पर टेक्निकली हम लोग इसको ओएसोफेगस कहेंगे। ठीक है, ओके,
लेट मी टेल यू कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग कंबाइन में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ओइसोफेगस है जो कि स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोग आए स्टमक में। हमारा स्टमक भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ये हो गया हमारा, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ, बट ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो बिलोंग करते हैं तो इसे भी जरूर बनाते हैं। ठीक है, ये लिवर हो गया, ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका पैंक्रियाज, this one is large intestine, and this is small intestine. इस डायग्राम को याद कर लो बच्चे। अगर एग्जाम में ये डायग्राम अच्छे से आपने ड्रॉ कर दिया ना तो आपको मार्क्स मिलने पक्की सी बात है कि आपको मार्क्स मिलेगा। एक्चुअल में लोग ना बायोलॉजी इज इक्वल टू डायग्राम, लोग डायग्राम से इम्प्रेस होते हैं। आपके जो भी टीचर होंगे जो चेक करेंगे वो आपके डायग्राम से इम्प्रेस होंगे। सो मेक श्योर कि आप डायग्राम अच्छा बनाओ, ओके? और आप उनसे बेटर बना सकते हैं, आई नो दैट। आप लोग आर्टिस्ट हो। दिस इज रेक्टम, दिस इज एनस एंड दिस इज, आई होप आप लोग को पता होगा, दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन नाउअडेज, अपेंडिक्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, ओके? तो आपको पता होगा कि हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली एक कॉमन पैसेज होता है। हमारा खाना देखो, क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेते हैं लेकिन हम मुंह से भी सांस लेते हैं, ये बात तो आपको पता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है हमारा, वो होता है तुम्हारा फेरिंक्स और लैरिंक्स का जो कॉमन पैसेज होता है, वहीं से खाना भी पास होता है और वहीं से हमारा विंड भी पास होता है। अलग बात है कि वो बाद में जाके विंड पाइप में चला जाता है, लेकिन अब अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए, इसको इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ओके? ये क्या करता है? एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या करता है? इट्स लाइक अ वाल्व, ठीक है? और ये मतलब ये ऐसे है और ये ढक्कन है। जैसे ही हम जब खाना खाते हैं तो ये क्या होता है कि जब हम खा रहे होते हैं तो ये ऐसे करके बंद हो जाता है, तो फूड यहाँ से पास हो जाता है और विंड पाइप में खाना नहीं जाने जाता है। तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। बात करने से क्या होगा आपका कि खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, तो इसीलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस। अब यहाँ जैसा कि आपको एक और बात बताना इम्पोर्टेंट है कि हमारा डाइजेशन, अक्सर लोगों को लगता है कि डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, बट नहीं। डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, ओके? पार्शियल कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है हमारे सलाइवा के हेल्प से। यू शुड मस्ट नो दैट कि हमारा सलाइवा जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक बहुत ही फेमस लाइसोजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है, ओके? उसके बाद जब मतलब तुम ये बात समझो कि तुम्हारा पार्शियल डाइजेशन हो गया है, उसके बाद जो फूड जाता है ओइसोफेगस में, वो फूड बेसिकली एक मूवमेंट है, एक स्पेशल मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्योंकि ये कोई ऐसा सीधी पाइप नहीं है जिसमें ऐसे डाला, ऐसा बॉल के जैसा डाला और इधर से पास हो गया। ये एक मसल है और बहुत ही पतला होता है ओइसोफेगस बच्चों, बहुत ज्यादा पतला होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि लेट मी शो यू, उनको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, किधर लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा ओइसोफेगस है, ठीक है? और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है। तो ये जैसे फूड जो होता है वो बोलस के फॉर्म में रहता है, तो मान लो ये फूड यहाँ पे है तो ये ऐसे होता है, फिर ये मसल जब यहाँ से इसको पुश करेगा तो फिर ये ऐसे आगे जाएगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये पुश करेगा, फिर ये आगे जाएगा। तो इस तरह कांस्टेंट पुश करके आगे बढ़ता है खाना, और इस मूवमेंट को ही हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं।
इसी मूवमेंट के हेल्प से हमारा खाना जो है वो इसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है। ओके, तो अब आता है कि वोमिटिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी क्या हो जाता है कि यही पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब रिवर्स हो जाता है तो हो जाती है वोमिटिंग। रिवर्स पेरिस्टालसिस के केस में वोमिटिंग होती है अगर आपने खा लिया कुछ बाहर का जो आपको नहीं पचा, या खास करके मोशन सिकनेस बहुत लोगों को होता है। मोशन सिकनेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ी इलाकों पे जाने से या बस में या कार में बैठने से लोगों को उल्टियां हो जाती है। तो ये वाला जो सिस्टम है, तो उस वक्त जो उल्टी होती है वो एक्चुअल में इसी मूवमेंट की वजह से होती है। इस समय हम लोगों की वोमिटिंग किस वक्त होती है? रिवर्स पेरिस्टालसिस। ठीक है, खाना जो था वो स्टमक में जाना था, लेकिन अब कहाँ चला गया? वापस मुंह में चला गया, तो हम लोग वोमिटिंग कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारा फूड पाइप ओइसोफेगस, और यहां से हमारा खाना पहुंचा स्टमक में। ओके, तो ये है हमारा बेसिकली एलिमेंट्री कनाल। ओके गाइस, आप लोगों के मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है टोटल 1.5 मीटर का। ओके, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो होता है 6 मीटर का। तो फिर 6 मीटर की चीज स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है और 1.5 मीटर की चीज लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? ये बात भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, या आती ही होगी, शायद आपने कभी पूछा नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग को अंदाजा भी नहीं लग रहा होगा कि 1.5 मीटर एक्चुअल में कितना होगा। ये मैं बताऊं कि ये किसी 2 मंजिले मकान जितना बड़ा हो सकता है 1.5 मीटर, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं उसके लेंथ के बेसिस पे नहीं, हम लोग उसके विड्थ के बेसिस पे वह बोलते हैं, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, पर इसकी इतनी ज्यादा कॉइलिंग में मौजूद है और इतना ज्यादा पतला होता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, तो क्या होता है कि देखो, खाना जो है हमारा इसोफेगस से पार करके स्टमक में जाता है, उसके बाद स्टमक से हमारा खाना जाता है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली अब्जॉर्प्शन का प्रोसेसेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, खाना सबसे ज्यादा अगर हम लोग के बॉडी में कहीं पे रहता है तो वो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद जाता है हमारा खाना यहाँ से ट्रैवल करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली लास्ट जो अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है वो बचा रहता है, वो हो जाता है, और फिर एसिमिलेशन होता है वहां पे। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विली या विलाई जो भी आप अपने हिसाब से कंसिडर कर लो वो होते हैं। और इसके बीच में बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड में एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड में खाना अब्सॉर्ब हो जाता है। फिर आता है हमारा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से क्रॉस होकर खाना जाता है तुम्हारा रेक्टम में। ये अब खाना नहीं, एक्चुअली वेस्ट। ठीक है, रेक्टम से हमारा फिर एनस से होके बाहर निकल जाता है। अब ये जो आप छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये है अपेंडिक्स। ये पुराने जमाने में जब मतलब स्टोन एज के टाइम पे जब कुक फूड नहीं खाते थे लोग, जब ऐसा कच्चा खाना खा लेते थे, कच्चा मांस खा लेते थे, या वो लकड़ी या पेड़ पौधा कुछ भी खा लेते थे इंसान, तो उस समय उस डाइजेशन को करने में हेल्प करता था अपेंडिक्स। आज के जमाने में अपेंडिक्स बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे जब आप लोग मतलब थोड़े आगे क्लासेस में जाओगे तो आप लोग एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे भी कि अपेंडिक्स जो होता है वो कैसे वेस्टिजियल ऑर्गन है और कैसे वक्त के साथ साथ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी से गायब हो जाएंगे। तो कभी कभी कुछ केसेस में हो जाता है कि यहाँ पे कुछ खाना वाना फंस जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके कटवा लिया जाता है इसको। बहुत सारे कंट्रीज में बचपन में ही हटवा दिया जाता है कि जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो फ्यूचर में इन्फेक्शन होने से अच्छा है कि इसको हटवा दो। आपने सुना भी होगा लोगों के मुंह से कि इस फलाने इंसान का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ एंड ऑल। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर फूड पाइप का, मतलब एलिमेंट्री कनाल का। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों की एलिमेंट्री कनाल की टोटल लेंथ कितनी होती है। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर बताया, लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर बताया, बट टोटल एलिमेंट्री कनाल की जब बात करते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। दैट इज अ 9 मीटर। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो दैट, और आपको ये पता ही होनी चाहिए।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स। डाइजेशन में कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसमें तुम्हारा एक ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है हमारे बकल कैविटी में, उसमें आता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। देखो वैसे तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है हमारे। वो उसमें आता है तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद आता है लिवर, उसके बाद आता है तुम्हारा पैंक्रियाज। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें आता है तुम्हारा सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, अगर आप लोग बकल कैविटी को ध्यान से कभी देखोगे, कोई ऐसा इमेज में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जिसके अंदर से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम निकलता है, सैलिवरी अमाइलेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने लाइसोजाइम का जिक्र किया था, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो ये बात आपको याद रखना होगा कि लाइसोजाइम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ओके, सैलिवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तो ये ग्लैंड का यहाँ पे ये काम है। अब आप देखोगे कि ये ग्लैंड जो होता है, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो कि है सलाइवा। आप लोग देखते होगे ना, बहुत बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये लोग ना ऐसे थूक से चाट के ही अपना सारा मतलब वो सब इंफेक्शन, कहीं भी कोई बीमारी होता है वो लोग उसे चाट के ठीक कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड अगर आप कभी अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि सैलिवरी ग्लैंड, वैसे तो बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मेजर सैलिवरी ग्लैंड होता है, माइनर सैलिवरी ग्लैंड होता है, पर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड है उसमें आता है तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। उसके बाद आता है तुम्हारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है तुम्हारा सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जिससे सलाइवा रिलीज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है तुम्हारा सब मैंडिबुलर, उसके बाद आता है तुम्हारा सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके अलावा कुछ माइनर डक्ट्स भी होते हैं, और इनसे हमारा सलाइवा रिलीज होता है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज लिवर। लिवर से क्या सिक्रीट होता है बच्चों? बाइल सिक्रीट होता है, ग्रीनिश येलोइश कलर का। ठीक है, ग्रीनिश येलोइश कलर का हमारा एक सिक्रीट होता है, यहाँ से जूस जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल, वो लिवर से सिक्रीट होता है। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि लिवर से जो सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है कि लिवर से गॉल ब्लैडर में टेम्पररीली जो होता है बाइल स्टोर होता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि स्टमक के बगल में है तो ये स्टमक में ही रिलीज करता है, बट नहीं। गॉल ब्लैडर जो होता है वो किसमें रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। क्या? बाइल जूस को, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो बेसिकली हम लोग जो भी खा रहे हैं उसको इस पूरे डाइजेशन का मकसद है कि उसको उसके सिंपलर फॉर्म में हम लोग को ब्रेक करना है, ताकि जो सिंपल फॉर्म में जब वो ब्रेक होगा तो उसके बाद वो ब्लड में जाके डिसॉल्व हो पाए और उससे हम लोग एनर्जी ले पाए। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमारा ये जो सिंपल फॉर्म है वो है क्या, मतलब एंड प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या बन रहा है। तो वो एंड प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को देखो, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक होना है तुम्हारा ग्लूकोज में। ठीक है, प्लांट में ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ग्लूकोज के फॉर्म में टूटना है। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज। ओके, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है तुम्हारा अमाइनो एसिड्स। क्या है? अमाइनो एसिड। ठीक है, अब आ जाता है तुम्हारा फैट। फैट का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और सबसे ज्यादा अगर किसी डाइजेशन में टाइम लगता है तो वो फैट की ही डाइजेशन में टाइम लगता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक प्रोसीजर चलता है, इसीलिए खाना सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है कि इसका डाइजेशन एक्चुअली इंटेस्टाइन में ही होता है। ओके, तो ये तो रहा तुम्हारा डाइजेशन का बात। तो हमने बताया कि खाना जो है वो आया तुम्हारा स्टमक में। ओके, स्टमक में है 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब खाना आता है स्टमक में तो ये बात पूछा जाता है कि उस समय स्टमक का मीडियम कैसा होता है या कैसा होना चाहिए जिससे खाना डाइजेस्ट होगा। तो स्टमक का मीडियम एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। ओके बच्चों, देखो क्या होता है कि स्टमक में 3 चीज प्रेजेंट है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वहां पे एक पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो पेप्सिन है वो प्रेजेंट होता है स्टमक में, लेकिन पेप्सिन के एक्शन के लिए उसका एसिडिक मीडियम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा स्टमक का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन का एक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे स्टमक में पेप्सिन के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर ये इतना नुकसान हमें पहुंचा नहीं पाता है। देखो वैसे तुम स्किन पे डालोगे तो वो स्किन में इरिटेशन कॉज करेगा, बट ये स्टमक में होता है और हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सोचने वाली बात है कि कुदरती चीज है तो बहुत सारा इसका इंतजाम होगा। तो HCl के इंतजाम के रूप में प्रेजेंट होता है म्यूकस। ओके, तो ये जो तुम्हारा म्यूकस है ये एक्चुअल में स्टमक की लाइनिंग पे कोट की जैसा प्रेजेंट होता है, ताकि स्टमक का जो इनर वॉल है इस पे कोई भी नुकसान वो ना पहुंचा सके, इरोजन ना कर सके उसके वॉल का। ओके, तो तुम्हारा ये म्यूकस है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ये HCl है जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों अब एसिडिक मीडियम चाहिए ये बात भी समझ आ गया, क्योंकि HCl एसिडिक मीडियम देगा तो पेप्सिन काम करेगा, और पेप्सिन काम करेगा तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा लिवर। लिवर से बाइल निकलता है जो कि फैट का डाइजेशन कराता है। ये सारा प्रोसीजर होता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आगे के इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए कॉन्टैक्ट टू मी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब हम लोग बात करेंगे आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।